अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा कर दिया है जॉइंट ऑपोजिशन ने। कल वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया भी दे दिया है। इसका मतलब ये है कि पीडीएम अब अदलिया पर दबाव अपने साथ साथ मज़ीद बढ़ाती जा रही है। अपने जो लोग जो कि अदलिया मुखालिफ बयानिए को आगे प्रोपगेट करते हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी शुरू करवा दी गई हैं। आखिर में हम गुफ्तगू करेंगे कौमी असासे बेचने की जो तैयारी की जा रही है, इस हिसाब से, इस हवाले से जो तब्दीलियाँ की गई हैं रूल्स में, इस पे एक हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे जो हमारे मुआशी माहिरीन हैं उनका। लेकिन आगाज़ करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि जो सबसे इस वक्त लेटेस्ट खबर है उससे आगाज़ करते हैं। हमजा शहबाज साहब की काबीना ने अब से थोड़ी देर पहले हल्फ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकाम थे कि काबीना बनानी भी है तो बहुत मुख्तसर बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या ना हो वो एक तरफ, वो भी अहम मामला है, लेकिन जब इस वक्त ख़ास तौर पे इकॉनमी के इतने बुरे हालात हैं, हमें ये भी बताया जाता है कि जहर खाने के पैसे नहीं है, तो ऐसे में इतनी बड़ी काबीना को हल्फ उठवाना, फिर ये सरकारी ख़जाने पे इतना बड़ा बोझ। लेकिन बहरहाल ये एक डिफाइंस का सिंबलिज्म भी है पीएमएलएन की तरफ से। साथ साथ आज़म नज़ीर तारिक साहब ने आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएमएलएन ने कहा कि पीडीएम की नुमाइंदगी करते हुए वो बताना चाहते हैं कि वो अदालत से ये दरख्वास्त करते हैं कि फुल कोर्ट हेयरिंग दी जाए। उन्हें जो वज़ीर आला पंजाब का मामला है उस पर क्या कहना था, क्या मुतालबा है, ज़रा देखिए। 12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फैसले के जरिए से घर भेजना है तो मैं ये जरूर समझूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाजा है कि अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने, और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या सोचती है? हमारे साथ मौजूद है असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और भी सवालात हैं, लेकिन ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये जो फुल कोर्ट हेयरिंग की बात कर रही है पीडीएम और ऑपोजिशन, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का इनिशियल रद्द-ए-अमल क्या है? ये कह रहे थे कि 12 करोड़ तमाम के मैंडेट को घर भेज रहे हैं अदालती फैसले के जरिए। अदालती फैसले के जरिए नहीं भेज रहे, अवाम के वोट लेकर आए हैं। बुरी तरीके से शिकस्त दी है पीडीएम को तहरीक इंसाफ ने जुलाई 17 के इलेक्शन से, और उस मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर हमजा शहबाज की वजारत आला जो है वो खत्म हुई है। लेकिन जहां तक अदालती फैसले का बात कर रहे हैं और मैंडेट की बात करें तो 12 करोड़ के मैंडेट का तो करना चाहिए फुल कोर्ट को। तो उससे पहले जो 22 करोड़ का मैंडेट लेके वजीर आजम आया हुआ था उस वक्त तो ये कोई मुतालबा नहीं हुआ था कि फुल कोर्ट का फैसला होना चाहिए। और ये तीनों जजेस वो जजेस हैं, दिला दूं मैं लोगों को, जो उस फैसले में भी मौजूद थे जिस फैसले के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी। सो असद साहब, वो उस वक्त आप मुतालबा कर सकते थे कि आपको भी फुल कोर्ट हेयरिंग चाहिए, वो आपका सियासी हक था, आपने नहीं किया। इस वक्त अगर ये लोग मुतालबा करते हैं, कहते हैं जी आइन की तशरीह का मामला है, एक दफ़ा फुल कोर्ट बैठ जाए, तो उसमें वैसे कानूनी तौर पे कोई हर्ज है? ये समझते हैं आप ये चूंकि ये सियासी मामला है इस वजह से मुखालफत होनी चाहिए इसकी? नहीं जी, उसके अंदर आप इंटरिम ऑर्डर अगर आप पढ़ लें, जो सीजे के उस दिन में कोर्ट में भी था जो रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आइन की तशरीह का कोई सवाल ही नहीं। यहाँ पर तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, दोस्त मोहम्मद मजारी ने ये नहीं कहा कि आइन में लिखा हुआ है, क्योंकि आइन के अंदर तो वाज़े लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। उनका बार बार दावा और बड़ी ऊंची आवाज में दावा यह था कि ये सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हुआ है और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मैं ये कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा ये तो सिर्फ हमारे फैसले का सवाल है, हमें तो अपने फैसले में ऐसी बात कोई नहीं नजर आ रही, अगर इनको कहीं नजर आई है तो हमें आके बता दें। और जो इसका फैसला आ जाएगा बेंच का, जिसके भी खिलाफ फैसला आया, अगर वो चाहता है इंट्रा कोर्ट अपील करे, उसके बाद फुल कोर्ट के लिए अपील करे, तो जरूर अपील में उसके बाद चले जाए। अच्छा, कल तो वो फिर फॉर्मली जा रहे हैं ना, वो अपनी पिटीशन भी लेकर जा रहे हैं। वो सुबह वो जो मैं सुन रही थी, जो खबरों से मैंने देखा है कि वो पूरे तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट खुद जाएंगे, पीडीएम के नुमाइंदगान। सो ऑब्वियसली कानूनी तौर पर वो ये कल पिटीशन फाइल करने लगे हैं, तो तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से कोई कानूनी हिकमत अमली बनाई है? नहीं जी, बिल्कुल। हम देखें भाई, तो मैं कह रहा हूँ ना, एक दफा फैसला आ जाएगा, उस फैसले के बाद चले जाएं। अभी तो उसूली तौर पे आप उसको इंटरिम ऑर्डर अगर सुप्रीम कोर्ट का पढ़े तो वो तो फैसला तकरीबन सुना चुके हैं। उन्हें तो सिर्फ 2 दिन दिए थे इनको, कि 2 दिन के अंदर ये जो चाहते थे कि कोई आर्ग्यूमेंट्स लेके आ जाएं। अब हो क्या रहा है पिछले 2 दिन से, जरा गौर से पिछले कल से अगर आप देखें तो आमतौर पर तो ये होता है कि जब मुकदमा जेर बहस होता है तो दोनों साइड्स टेलीविजन पर आके और मीडिया के अंदर अपना अपना मुकदमा लड़ते हैं
کہ کیوں ہماری دلائل جو ہے وہ بہتر ہیں. آپ کو اس وقت کوئی دلیل نہیں سننے کو مل رہی ہے. آپ کو صرف یہ سننے کو مل رہا ہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ بڑے خراب لوگوں پہ مشتمل ہے اور یہ بڑے تعصب والے لوگ ہیں, اور وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگ یہ بھول جائیں کہ یہی 3 ججز جو ہیں انہوں نے 3.5 مہینے پہلے جو فیصلہ دیا اسی فیصلے کے نتیجے میں اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہوئی ہے. تو وہ تو بڑا واضح ہے کہ یہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں یہ کیس کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے, یہ تو سیاسی طور پہ صرف ٹائم خریدنے کی بات کی جا رہی ہے. اس لیے بالکل بھی ابھی فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ جو بھی دینا چاہتا ہے سپریم کورٹ دے, جو اس کو پارٹی کو اگر پسند نہیں آئے گا تو اپیل کریں, ہمارے خلاف ہو ہم اپیل کر لیں فل کورٹ کے لیے, ان کے خلاف ہو تو وہ کر لیں اپیل. موڈ تو آپ نے دیکھ لیا نا, ابھی کوئی 40 سے زیادہ لوگوں کی کابینہ نے پنجاب میں حلف اٹھایا ہے. اسپیسیفکلی کہا گیا جی کہ ایک مختصر سی کابینہ رکھ سکتے ہیں حمزہ شہباز صاحب ایز ٹرسٹی سی ایم, لیکن اس کا مطلب ہے کہ فل ڈیفائنس موڈ کے اندر پی ایم ایل این جائے گی نا, تو یہ خالی عدالت کے اندر نہیں باہر بھی دباؤ بنے گا. ایسا ہی ہے جی, اس وقت تو وہ بالکل کھلم کھلا توہین عدالت کے موڈ کے اندر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون اور آئین کو ہم مانتے نہیں, کورٹ کو ہم مانتے نہیں, ہماری جو مرضی آئے گی ہم کریں گے. سو اسد صاحب, ابھی اب جو ہم دیکھ رہے ہیں نیا بیانیہ پی ایم ایل این بنا رہی گزشتہ چند دنوں سے, ذرا اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں نا, کیونکہ یہ بات کچھ عرصے پہلے آپ لوگ بھی کر رہے تھے. اسپیسیفکلی آغاز کرتے احتساب کے بیانیے سے. میاں جاوید لطیف صاحب, جن کو obviously پی ایم ایل این نے آگے فور فرنٹ پہ بھیجا ہے کیونکہ اب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو لیڈ کریں گے, انہوں نے یہ بات کہی کہ جی عمران خان صاحب کے احتساب کے حوالے سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہمیں کسی نے احتساب کرنے نہیں دیا. اچھا, کچھ عرصے پہلے بلکہ پچھلے 6-8 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف بھی ایگزیکٹلی یہی بات کر رہی ہے کہ جی ہمیں احتساب کرنے ہی نہیں دیا گیا. یہ دونوں کے اس نقطے کے اوپر جو سملر ویوز ہے, ذرا یہ دیکھیں, پھر ہم اسد صاحب سے پوچھتے ہیں کون احتساب نہیں کرنے دے رہا, نہ پی ایم ایل این کو اور نہ پی ٹی آئی کو. میں نے 3.5 سال میں پوری کوشش کی کہ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو سزائیں ہوں, لیکن جو اس ملک کے طاقتور عہدوں پہ بیٹھے تھے جنہوں نے انصاف کرنا تھا, وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. وہ ایکسپٹ کر بیٹھے ہیں کہ اس ملک میں طاقتور لوگ چوری کریں گے اور کوئی پکڑے گا نہیں. ان 4 ماہ میں اگر بااختیار حکومت ہوتی تو پھر نواز شریف کو یہ ڈر تو نہ ہوتا جیل میں جانے کا, قید کا, تو نواز شریف آتا. مگر وہی رکاوٹیں ہیں جو عمران خان کو ہاتھ ڈالنے سے روک رہی ہیں, وہی قوتیں ہیں جو نواز شریف کو واپس آنے میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں. جی اسد صاحب, نہ آپ کو ٹھیک سے احتساب کرنے دیتے اپوزیشن کا, نہ اس وقت جو حکومت ہے ان کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں عمران خان صاحب کو. یہ کون قوتیں ہیں؟ یہ ہمارا تو بالکل واضح ہے یہ اختیار. جیسے عمران خان صاحب کے الفاظ اگر آپ سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انصاف کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے, نیب کا یہ کام تھا, نیب نے پروسیکیوشن کرنی تھی. ابھی نہیں عمران خان کہہ رہے, جس وقت وزیر اعظم تھے اس وقت بھی کہتے تھے. ایک بہت فرسٹریشن تھی کہ جس طریقے سے پروسیکیوشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے. ہمارا کورٹس کا نظام جو ہے وہ بھی سبھی جانتے ہیں, ایک عام پاکستانی بھی جانتا ہے کہ وہاں سے انصاف حاصل کرنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے, ایک پیچیدہ عمل ہوتا ہے. لیکن اسد صاحب بڑے پرٹیکولرلی خان صاحب چونکہ بہت جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں, انہوں نے طاقتور حلقوں کے بارے میں کہا کہ بھئی وہ شاید نہیں سمجھتے تھے کہ یہ دوبارہ کیا کہا تھا, انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے, انہوں نے کہا طاقتور عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے, اداروں میں جو انصاف کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے, وہ کہہ رہے تھے. اچھا, تو یعنی ان کا عدلیہ مطلب جو یہ جو ادارے جنہوں نے احتساب کرنا ہوتا ہے ان کی طرف تھا. اور جاوید لطیف صاحب بھی پھر وہ ان کو کون نہیں کرنے دے رہا, بیکاز یہ بڑی سملر بات لگ رہی. دیکھیں اگر کوئی جاوید لطیف, وہ لوگ جو ہیں وہ خود سے نہیں کر رہے یا ان کو کوئی روک رہا ہے, یہ تو پھر پیچھے سے ان کو وہی بتائیں گے کہ وہ کیوں نہیں کرتے. اگر جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب وارا کی وجہ سے خود نہیں ہے, کوئی نیب کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے تو وہ بتا دیں ہمیں کہ کون دباؤ ڈال رہا ہے. تو آپ کو ان دونوں اسٹیٹمنٹس میں سملیرٹی نہیں لگتی جو ابھی جاوید صاحب کہہ رہے ہیں اور جو آپ لوگ کہتے رہے؟ ہو بھی سکتا ہے, بیکاز ہم افروزے پہ بات کریں نا, ہو بھی سکتا ہے اور ممکن ہے نہ بھی ہو. دونوں صورتیں پاسبل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سملیرٹی اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف بھی گزشتہ چند ماہ میں کہتی رہی, اور اب چونکہ دوبارہ پی ایم ایل این کا مستی ونگ سامنے آیا ہے, تو خواجہ سعد رفیق صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ دیوار سے مت لگایا جائے, ہم سب کچھ بتا دیں گے. ایسے کچھ خان صاحب کہتے تھے کہ ابھی میں نام نہیں لے رہا, مجبور نہ کریں کہ نام لینا پڑے. ذرا یہ سنیے. مجھے پتا ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے. میں
चुप हूँ, लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया, मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। उन सब के लिए ये पैगाम है, जो भी ये समझता है कि इम्पार्शियलिटी जो है उसके नतीजे में आवाजें नहीं कसे जाएंगी, आवाजें कसे जाएंगी, आप उसी वक्त गंदे काम ना करें, जमहूरियत को पोल्यूट ना करें, आइन पर शब खून ना मारे। हमारे मुकदमात नहीं सुने जाते थे, जब रिटायर हो जाते हैं फिर माजरत करते हैं प्राइवेट मजलिसों में आके। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और अगर कोई इसका सवाल उठाएगा फिर नाम भी लिए जाएंगे। जी असद उमर साहब, क्या आपको इन स्टेटमेंट्स में, इन बयानियों में भी सिमिलैरिटी नजर आती है? जी आती है। ये तो इमरान खान साहब हमारी मीटिंग में भी कह सकते हैं कि मेरे सीने में बहुत राज दफन है। उन्होंने लास्ट टाइम ऐसे इशारा करके कहा कि यहाँ पर लिखे हुए हैं बहुत सारे राज। ये जाहिर है उनकी स्वाबदीद है कि वो कब कौन सा राज किस वक्त बताना चाहें। बिल्कुल ये तो उन्होंने ये हमें भी कह चुके हैं। हाँ, तो क्या जो नाम हो कि जिस तरह के नाम लेने की वो बात कर रहे हैं, पीएमएलएन भी कहती है कि हम नाम ले लेंगे, नाम लिए नहीं जाते। ये सिर्फ कहा जाता है हम नाम ले लेंगे, फिर वो थोड़े मामला ठीक हो जाते, फिर वो नाम लिए नहीं जाते कभी, वो फिर वापस जो है बयानिया जो है वो किसी और शक्ल में वो आगे प्रोग्रेस करता है। तो वो नाम लेने की नौबत आती नहीं है, या ये नाम लेने वाली क्या साइंस है, जरा बताएं ना सर। नहीं, जो नाम जाहिर है, आप ये सारी बातचीत जो हो रही है, आप भी सवाल पूछ रही हैं नाम लिए बगैर, आप भी नहीं नाम ले रही कि किसके बारे में सवाल कर रही हैं। जाहिर आप ये सवाल ये पूछ रही है कि क्या फौज जो है वो मुदाखलत करती है कि नहीं, क्या फौज ने रोका करने की। तो ख्वाजा साहब भी यही कह रहे हैं ना, वो भी तो यही कह रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं। हमें एक केस तो पता है ना कि जहाँ पे सब कुछ आ गया, जहाँ नाम ले लिए गए, जहाँ पे विटनेसेस ने जाके कोर्ट के अंदर बयान दे दिए। आपको पता है मैं किस केस की बात कर रहा हूं? जी बिल्कुल। अफजल खान केस, जिसके बेनिफिशियरी, प्रिंसिपल बेनिफिशियरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, उस पे आज तक कोई हुआ अमल? उसके ऊपर ही कोई अमल करा के दिखा दे। चलें ठीक है। वैसे मैं बता रही थी कि ये बड़ी बहुत स्टनिंग सिमिलैरिटीज मैंने कुछ देखी हैं पिछले चंद दिनों में, तो वो मैंने सिर्फ एक कंपैरिजन आपके सामने पेश कर दिया। अच्छा, सियासी मदाखलत, जो नर्म मदाखलत, अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि ये उनका अपना लफ्ज है नर्म मदाखलत, लेकिन कोई बैठ के बीच में बिठा कर गुफ्तगू करे। इस हवाले से जब खबरें सामने आई, इसमें ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र हो रहा था, तो उसको पीटीआई और पीएमएलएन दोनों ने उस वक्त शुरू में यकसर मुस्तरद कर दिया। क्या था दोनों का मौकफ, इसमें भी सिमिलैरिटी जरा देखिए। इनको भी पता चल गया है कि पीटीआई और कौम एक तरफ है, रियासत दूसरी तरफ है, लेकिन ऐसी बात नहीं हो सकती इस पर विदाउट स्पेसिफिक अश्योरेंसेस। हम कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते जब तक हमें पहले इलेक्शन की डेट मिले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, क्योंकि बहुत दफा पहले हम लाल बत्ती के पीछे लग चुके हैं। इस दफा हम तैयार नहीं है, हमारी रेड लाइन है ये। मुख्तलिफ जगहों से ये आवाजें उठना शुरू हुई हैं कि नरम मदाखलत, वो एक माहौल बनाया जा रहा है कि हम तो कौमी मफाद में मदाखलत कर रहे हैं ताकि जमातों को एक टेबल पर लाकर इलेक्शन करवाए जा सके। अपने बोए हुए कांटे जो हैं चुने, पहले इस चीज का एहसास करें कि हमने गलत किया, कौम से माफी मांगना होगी। असद उमर साहब, ये तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तमाम जमातें कह रही हैं जी इस वक्त बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो इसका मतलब है कि सियासतदान क्या इस अपॉर्चुनिटी को इस वक्त इसका फ़ायदा उठाने की कैपेसिटी रखते हैं? क्या उनमें ये इस वक्त ये नीयत और ये सकत है कि भाई अगर इस्टेब्लिशमेंट के रोल के बगैर भी बैठ के मामला सॉल्व कर सके तो वो किए जा सकते हैं? अभी पंजाब असेंबली में हमने देखा है क्या हुआ है। देखिए, आपको पता है कि आपके प्रोग्राम पे, सब प्रोग्राम पे मैं मुस्तकिल एक ही बात कहता हूँ, ये सियासी मसाइल सियासतदानों को हल करने चाहिए। कोई और मुदाखलत कहीं से नहीं होनी चाहिए, और ना किसी से और से अश्योरेंसेस मांगनी चाहिए। आपको सीधी बात करनी चाहिए, सियासतदान बैठ के ये फैसला करें, और फैसले के लिए बड़ी आसान सी शर्त है हमारी, ऐलान करें कि इलेक्शन की तरफ नया इलेक्शन करवाना है, बाकी तमाम तफसील जो है वो साथ बैठ के उसको तय किया जा सकता है कि क्या लवाजमात होंगे उस इलेक्शन के। यही एक हल है इसके अंदर। आप सुन लें, जिस तरह आपने ये सारी बातें सुनाई, आप मुझे बताएं कि अगर दोनों साइड्स का ये ख्याल रहा है, शिकायत रही हैं, तो क्या ये मंतक बनती है कि इस निजाम को जो उसका नतीजा है, मैं जावेद लतीफ की बात हुई कि आपका बोया हुआ काटा है, तो क्या आप उस निजाम को घसीटना आपके बयान के मुताबिक बनता है? फिर तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो बोया हुआ ही किसी और का था, तो इसको तो फौरन लपेट देना चाहिए। तहरीक इंसाफ का जहां तक ताल्लुक है, देखिए इस वक्त हमने ये पहले बॉडी हमारे पर बनाते थे ना, कहानियां सुनाई जाती थी हमें कि सिलेक्टेड और क्या, अब तो किसी के दिमाग में कोई शक नहीं रह गया ना। 17 जुलाई का जो इलेक्शन हुआ था उसमें किसी को कोई शक है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट कोई हमें सपोर्ट कर रही थी?
तमाम किसी बेसाखियों के बगैर हमने आपको 75% सीटें जो पंजाब में एट स्टेक थी वो जीत के दिखाई हैं। हमारे ख्याल में 80% जीते हैं, पिंडी भी हम जीते। 75 से 80% हम सीटें जीत कर बैठे हुए। हमें क्या जरूरत है कि कोई इंटरवेंशन करे? ये जो इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर हो रहा है, ये क्या इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है हमारे तहरीक इंसाफ के लिए कि वहां पे डिप्टी स्पीकर से ये अजीबो गरीब एक रूलिंग दिलवाई जाए? हमें किसी की बेसाखियों की जरूरत नहीं है। हम तो ये बिल्कुल 100% यकीन रखते हैं कि सियासतदानों का काम है, जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए सियासतदानों की, और इख्तियार भी होना चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए सियासतदानों के पास। बिल्कुल कोई ना सॉफ्ट मुदाखलत की जरूरत, ना हार्ड मुदाखलत की जरूरत, ना एश्योरेंसेस की जरूरत होनी चाहिए। पर ये आपको चांस दे रही है ना, बार बार ये मौका भी है, और आपको इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में चांस मिल भी रहा है। आप लोग पार्लियामेंट के अंदर या असेंबलीज के अंदर अपने मामला सियासतदान सॉल्व नहीं करते, अपने केसेस लेकर आप जाते दूसरे इदारों के पास। इस केस में अदलिया वो आपको डायरेक्शन बैठा हो ना, जी सर, वो डायरेक्शन देते सर, आप फिर वापस जाते हैं, फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करके वापस पार्लियामेंट में आ जाते हैं। ये मैं मजबूरी तौर पे सियासतदानों की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वही ना, मजबूरी तौर पे आप सियासतदानों की बात करिए ना, मैं मजबूरी तौर पे ना बात करें ना। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर एक इल्लीगल एक्ट होगा तो इल्लीगल एक्ट कानून की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है ना। हमारे जमहूरियत, हमारा आइन ये कहता है, अगर मेरा और साद रफीक का किसी कानूनी मामले के ऊपर, कुछ सियासी कानूनी मामले पे इख्तलाफ हो जाएगा तो उसकी तो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ही कर देगा। लेकिन क्या इलेक्शन होना चाहिए या इलेक्शन नहीं होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं फैसला करेगा ना। ये फैसला जो है ये तो सियासतदानों को करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भी ये कहते हैं कि ये निजाम ठीक नहीं है, आप भी कहते हैं कि इंटरफेरेंस, आप बिल्कुल सही बात कर रही है। इससे बेहतरीन मौका कौन सा है? सामने आपके तरीके इंसाफ इस वक्त तैयार है, खड़ी है, कह रही है कोई एस्टैब्लिशमेंट की मदद की जरूरत नहीं है, आए मामला तय करें नए इलेक्शन की और इलेक्शन करवाएं। ना आपका कोई गिला बचेगा ना हमारा कोई बचेगा। क्योंकि इस वक्त इनिशिएटिव हम बड़े एक यूनिक पोजीशन में है पाकिस्तानी सियासत में, जहां पे सियासतदानों के हाथ में इस वक्त इनिशिएटिव है। वो पहले एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में होता था, वो उतना नहीं रहा। बहरहाल आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया सर, उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूशंस और मीडिया शुड हेल्प क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू सेट अप अ गवर्नमेंट दैट ट्रूली रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये उन्होंने आज ये रिक्वेस्ट किया कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी, बिजनेस, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए भी, ये उनकी बतौर प्रेसिडेंट ये उनकी अपनी ख्वाहिश है या कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या भी इसमें की ख्वाहिश की भी झलक है जो ये स्टेटमेंट आई है? मारिया, इस वक्त आप किसी जाके किसी से भी जो मईशत को समझता हो, कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो, बिजनेस ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, मईशत के एक्सपर्ट्स हैं, किसी से आप पूछ लें कि इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है क्या। हम इतने नाजुक इस वक्त सूरत हाल के अंदर आ गए हैं कि दवाइयां खरीदने की, रॉ मटेरियल की एलसीज नहीं खुल सकती। हम डिफॉल्ट के बिल्कुल प्रेसिपिस के ऊपर खड़े हुए हैं। और ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई है कि सियासी पहले बहरान पैदा हुआ, उस सियासी बहरान ने इस माशी बहरान को जन्म दिया। तो सदर पाकिस्तान क्या, कोई भी शख्स जो पाकिस्तान के लिए कोई थोड़ा बहुत दर्द रखता है, उसको नजर आ रहा है कि इस मुश्किल जगह से निकलने का एक ही रास्ता है। सदर पाकिस्तान ये तो नहीं कह रहे तहरीक इंसाफ को वोट दे दो, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन करा लो भाई। जो जिस किसी को भी पाकिस्तान की कौम वोट डालना चाहे वो वोट डाल के अपनी एक हुकूमत ले आए। इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो मालियाती सिस्टम है, आप जितने मर्जी बयान दे दें उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सिस्टम चल सकेगा। सो सब ने अपने हाथ खींच लिए हैं और बहरान आपका बढ़ता चला जा रहा है। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असद उमर मौजूद थे। बहरहाल वो जो फुल कोर्ट बेंच की इस्तदा ऑपोजिशन कर रही है, उस हवाले से इनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इसी बेंच से फैसला आए, उसके बाद अगर अपील करनी है तो उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाने की पिटिशन की जा सकती है। लेकिन बहरहाल उनकी जमात समझती है कि इस फुल कोर्ट बनाने की इस मौजूदा पिटिशन और केस में कोई गुंजाइश या ज़रूरत नहीं है। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, इसी पे कानूनी राय लेंगे। हमारे साथ इत्तेज़ाज़ हसन साहब आज दोबारा मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत ने और उनके इत्तेहादियों ने फुल थ्रॉटल कैंपेन लॉन्च कर दी है अदलिया के खिलाफ। हम सख्त बयानात भी देख रहे हैं। जो कानूनी रास्ता ये अपनाने जा रहे हैं वो ये है कि एक फुल बेंच जो है इस पूरे मामले की समाअत करे। इसके लिए कल ऑफिशियली एक एलामिया भी जारी हुआ। आज बताया जा रहा है कि कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में पेश भी होने जा रहे हैं पीडीएम के लोग और इनके इत्तेहादी। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बहरहाल के फुल कोर्ट फुल बेंच के हवाले से पीडीएम का मजमूई तौर पे मौक़िफ़ क्या है, ज़रा सुन लीजिए। 12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फैसले के जरिए से घर भेजना है, ये
करीन इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इस पे फुल कोर्ट करें ताकि ये मामला किसी एक तरफ लगे। ये केस जो इस वक्त 3 रुकनी बेंच के जेर समात है, ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने। पूरे हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा है 3 या 5 जज का पैनल, उनका कोई फैसला काबिल कबूल नहीं हो सकेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून इत्तेजाज हसन साहब मौजूद है। इत्तेजाज साहब, आपकी प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि फुल कोर्ट नहीं बनना चाहिए है, अदालत के काम रुक जाते हैं। इसके अलावा 3 से या मैक्सिमम 5 जजेस के बेंच से भी इस तरह के मामलात का फैसला हो सकता है। लेकिन अभी इस पर ग्राउंड पे पोजीशन ये है कि कल सुबह अदालत में ये तमाम जमातें जा रही हैं, कहते बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सो ये प्ली तो वो करने लगे हैं कल अदालत के सामने। इससे आगे क्या होगा? अदालत इस मौके पर इसको एंटरटेन करती है या कर सकती है कानूनी तौर पर? पीटीआई कहती है कि पहले इस बेंच से फैसला होने दे, उसके बाद फुल कोर्ट के ऊपर बेशक ये सुने सारा मामला। हकीकत ये है कि मेरी प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस का है और सिर्फ चीफ जस्टिस का है, और इस पे बहुत सारे फैसले हैं। कंसिस्टेंट व्यू है सुप्रीम कोर्ट का कि कोई और इसमें उनको मजबूर नहीं कर सकता, और कोई उनको ये लॉ है, this law has laid down by the Supreme Court and High Courts में भी यही है चीफ जस्टिस को, ये एक इख्तियार है। इस पे लोग कहते हैं कि इसको चेंज करना चाहिए। ये जरूर लोगों की ओपिनियन, बहुत से लोगों की ओपिनियन है, और ओपिनियन ये है कि वो रूल्स जो है सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 1980 उनमें चेंज ही आना चाहिए। और दीगर लोग इसी तरह हाई कोर्ट्स जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं वहाँ भी कहते हैं कि चेंज आना चाहिए। अभी तक जो असूल है और जो कानून और रास्ता है वो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का के चीफ जस्टिस की ये सवाबदीद है, और चीफ जस्टिस को पिटीशन करना बिल्कुल पिटीशनर्स का हक है, पीडीएम का भी हक है। सही। कोई और भी फरीक समझे कि लार्जर बेंच बनना चाहिए या डिफरेंट बेंच बनना चाहिए। इत्तेजाज साहब, बेसिकली वो कहते हैं जी, क्योंकि आइन को रीराइट किया गया है पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और आइन में अगर उसकी तशरीह करनी है या उसमें उसको रीराइट करना है तो फिर ऐसा जो प्रेरोगेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ फुल बेंच के पास होना चाहिए इस तरह की तशरीहों के लिए। इसमें बड़ी देखें क्लियर चीज है कि कोई तजाद मेरे ख्याल में इन 2 फैसलों में नहीं है। एक फैसले के तहत पीटीआई के 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनके वोट्स को भी काउंट नहीं किया गया, ये पहला फैसला है। अब अगर कोई कहता है कि ये अगर आपने पीटीआई के अकाउंट के खाते से वो 25 वोट भी निकाल दिए और उनको काउंट भी नहीं किया, दूसरे क्योंकि वो वोट उन्होंने पीटीआई पार्टी के डिसीजन के खिलाफ किए हुए थे, तो फिर और अब आप इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं क्योंकि अब आप जिन्होंने वोट नहीं दिया पार्टी डिसीजन के हक में, वो उनको आप काउंट का करने का कह रहे हैं, ये जो दूसरी साइड। तो ये इसमें कोई मेरा ख्याल है जो हकायक है उन पे किसी को कंफ्यूजन है, और वो ये है कि जो पीटीआई वाले डिस्क्वालीफाई हुए थे और उनके वोट नहीं काउंट हुए थे, दे एक्टेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। 63A में ये डिसीजन कि पार्लियामेंट्री पार्टी का क्या फैसला है और किसको वोट देना है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला करेगी, ये पार्टी हेड नहीं करेगा। और इसमें एक जस्टिफिकेशन है, आप देखें कि ये हो सकता है कि मतलब आप अभी तो देख रहे हैं ना, पंजाब की असेंबली और पंजाब का पार्लियामेंट्री हेड शुजात हुसैन, अगर ये फर्ज करो बलोचिस्तान की असेंबली हो और बलोचिस्तान में एक पार्टी हो जरा अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो चलो, और वो उसके 10 मेंबर हो और 10 में से 2 इख्तलाफ करते हो,
और कहते हो कि ये पार्टी का ये हमने अलिफ को वोट नहीं देना। अब 8 की वजह से पार्लिमानी पार्टी का फैसला ये हो गया कि आपने अलिफ को वोट नहीं देना, लेकिन 2 जाके डाल देते हैं अलिफ को वोट, यानी वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हैं। अब इस मौके पर पार्टी हेड एज द ग्रैंडफादर आ जाता है बीच जी। पार्टी हेड चाहे उस सूबे में से ना हो, पर पार्टी हेड किस तरह आ जाता है कि पार्टी हेड ख्याल करे कि इसकी रेफरेंस, जब तक पार्टी हेड रेफरेंस नहीं करेगा तो वो इख्तियार नहीं मिलेगा इलेक्शन कमीशन को टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर। अब पार्टी हेड कहता है ये 2 बंदे जो है ये 40 साल से पार्टी में है, इनकी खिदमत है पार्टी को, इनको हम इतनी से इख्तिलाफ पे और जाती अदावत पे निकाल दे पार्टी से, ये मुमकिन नहीं है, नहीं करना चाहिए, मैं मना लूंगा और आपस में इनको कुछ सही। अब एक और देखें, ये पार्टी है डाल। अब एक और सूरत हाल है कि 10 के 10 जो मेंबर हैं बलूचिस्तान असेंबली में एक पार्टी के, वो 10 के 10 फैसला करते हैं कि हमने वोट डालना है अलिफ को, और 10 के 10 जाके वोट अलिफ को डाल देते हैं। यानी पार्लिमानी पार्टी का जो बलूचिस्तान से सारे बिलोंग करते हैं, उनका फैसला ये हुआ कि हमने जाके वोट डालना है अलिफ को। सही। जो पंजाब में बैठा हुआ पार्टी हेड है वो फैसला करता है कि नहीं आपने डालना है बे को। अब और मैं आपको डिस्क्वालीफाई सबको करता हूँ, सबको निकालता हूँ, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट वफाक का भी आ जाएगा। ठीक है। बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा कि आप पंजाब में बैठ के, बड़े सूबे में बैठ के हमें किस तरह इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं या हाँक सकते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ। हमारी कंडीशन को हम पहचानते हैं, बलूचिस्तान में कौन बेहतर है कौन गलत है, कुछ हमारा है। 10 के 10 हम यूनानिमस हैं। ठीक है। आप 10 के 10 को निकाल देंगे तो ये तो पार्टी के ये तो वफाक को कमजोर करेगा अगर ऐसा। एतजाज साहब, एक और डेवलपमेंट हुई है, फिर उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आज काबीना की तश्कील कर दी है और 41 यानी कि 40 से ज्यादा जो एडवाइजर्स और वुज़रा ने हल्फ उठाया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कहता है वो कहता है कि आप टेम्परेरीली एक मुख्तसर काबीना रख सकते हैं फंक्शनैलिटी के लिए हुकूमत की। ये जो 40 से ज़्यादा वुज़रा हैं, ये कोई इसमें कोई अदालती फैसले की में तौहीन अदालत का अंसर तो नहीं? तौहीन अदालत का तो नहीं है, पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का यकीनन मजाक उड़ाया। ये चीफ मिनिस्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट का तो यकीनन मजाक उड़ाया। तौहीन अदालत हो या ना हो, मैंने वो पढ़ा नहीं है ऑर्डर इस हवाले से और इस पर्सपेक्टिव में, पर वैसे ही जब आपको अभी हक नहीं पहुंचता चीफ मिनिस्टर बनने का, 3 महीने आप रहे हैं बगैर इलेक्शन बीइंग इलेक्टेड टू दी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, और कैंडिडेट रहे हैं और कैंडिडेट होकर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फिर एज चीफ मिनिस्टर आपने इलेक्शन कराए हैं। अब थोड़ी सी सब्र कर लें तो बेहतर था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डायरेक्शन दे रहा है और आप एक सीना तान के और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को इस तरह आप समझते ही कुछ नहीं। और चले, बहुत शुक्रिया। एतजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे हम जाएंगे। फुल कोर्ट के हवाले से जो वो मुकम्मल तौर पे बता रहे थे कि चीफ जस्टिस का खुद सवाबदीद है कि वो फुल कोर्ट बेंच बनाएं या नहीं। ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो कौमी असासे बेचने की जो तैयारी हो रही है, इस हवाले से बात करेंगे कि भाई क्या इकॉनमी की हालत इस दहज पे आ चुकी है कि असासा जात बेचने ज़रूरी है, और उनमें से कौन से जो असासे हैं वाकई उनको बेच देना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद फिर बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे हम जो कौमी असासे बेचने की तैयारी की जा रही। शहबाज राना साहब की स्टोरी है, ट्रिब्यून के अंदर छपी है कि कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस को ओके कर दिया है ताकि कौमी असासे बेचे जा सके। अब ये ऑर्डिनेंस कह क्या रहा है आपको क्विकली बताएं। वफाकी काबीना ने कौमी असासे बेचने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत ने अभी तक ऑर्डिनेंस पे दस्तखत नहीं किए हैं। इस ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमती रियासती असासे किसी भी गैर मुल्की कंपनी या हुकूमत को बेच सकती है। इस ऑर्डिनेंस
آرڈیننس سے حکومت مسابقتی عمل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے کسی کو بھی اثاثے بیچ سکتی ہے. اس آرڈیننس کے بعد نہ کوئی عدالت اس کا نوٹس لے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ریگولیٹری قوانین بھی اس کو چھیڑ سکتے ہیں، وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں. پروگرام کے حصے میں ڈاکٹر محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشی امور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس میں یہ جو ڈاکٹر نایت حسین صاحب جو کہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان ہے، ان کا موقف بھی بتا دیں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کرنٹلی $9.3 بلین فارن ایکسچینج ریزروز میں اور 3.8 بلین آف گولڈ ریزرو سیپریٹلی موجود ہیں. سچویشن اتنی بری نہیں ہے، اتنی ولنریبل نہیں ہے کہ ہمیں جو یہ گولڈ ہے اس کو پلیج کرنا پڑے. یہ ڈاکٹر نایت حسین صاحب نے کہا ہے. بائی دا وے اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی ابھی تک مکمل طور پہ کوئی پکا لگا نہیں سکی ہے حکومت، یہ بھی بہت بڑا ان پہ ایک تنقید ہے. ڈاکٹر محمد زبیر ماہر معاشی امور ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو اثاثے بیچنے کا جو آرڈیننس ہے، یہ آرڈیننس کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ کیونکہ اگر یہ اتنا بڑا قومی سطح کا معاملہ ہے تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، پالیسی لیول پر کوئی قانون سازی اگر آپ نے کرنی ہے تو کر لیں. لیکن یہ آرڈیننس لانے کا مقصد آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا جلدی بہت ہے؟ جی دیکھیے، حکومتوں کے یہ پرائیویٹائزیشن کا تو ایک سلسلہ کب سے چل رہا ہے اور اس میں کافی تاخیر بھی ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اثاثے بکے بھی. جو IMF کا پروگرام اگر آپ دیکھیں 1 سال کے لیے، اس میں پرائیویٹائزیشن پروسیڈز آر پارٹ آف دی ایکسپیکٹڈ، جو آنے والے جو پروسیڈز ہیں اس کا ایک حصہ ہیں. ابھی یہ جو اچانک اس طرح کی ایمرجنٹ ایک سچویشن پیدا کر رہے ہیں، اور ان نے اس سے پہلے مفتہ نے اس کے لیے ایک ماحول تیار کیا. یہ ایک بات لیک کر دی کہ $4 بلین کا ابھی تک گیپ ہے اس سال کا، اور کئی لوگوں نے اس پر یہ بھی اسپیکولیشن شروع کر دی کہ شاید IMF پروگرام تبھی اپروو ہوگا جب یہ $4 بلین کہیں سے یہ لوگ پاکستان ڈھونڈ کے آج لے آئے. میں IMF میں چونکہ میں نے کام کیا، میں اس کے نقطۂ نظر سے آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. IMF ابھی سٹاف لیول ایگریمنٹ کر کے چلا گیا پاکستان سے. اس کا مقصد ہے کہ جو بھی انہوں نے اعداد و شمار کو چیک کر کے جو اپنی بات کرنی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے. انہوں نے ابھی تک کوئی فردر پرائر ایکشنز کا نہیں ذکر کیا. اگر ہو بھی تو وہ پرائر ایکشنز ہمیشہ حکومتی پالیسی سے منسلک ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کہیں سے ڈھونڈ کے لائیں پیسے تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. ایسی یہ تو پاکستان کی قابو میں بات نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں یہ چیز نہیں ہے. تو یہ کیسے یہ شرط ہو سکتی ہے؟ یہ میں نہیں مانتا، یہ ایک جھوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ابھی ایک ڈسکشن ہوئی ہے، وہ بلاگ بھی آیا ہے، ڈپٹی گورنر نے بھی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں، اور وہ نے جو بات کی ہے وہ IMF کے جو 1.5-2 مہینہ پہلے پرانے ڈاکیومنٹ ہے پاکستان کے بارے میں، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آئندہ اگر IMF کا پروگرام ہو جائے تو آئندہ سال کے لیے پاکستان کو جتنی بھی فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے وہ مکمل اس کا پورا بندوبست ہوا ہے. وہ انشاءاللہ کمیٹڈ ہیں اور وہ پیسے ملیں گے. تو ابھی ایسے حالات میں اتنی اچانک ایسے اپنے اثاثوں کو بیچنا، دیکھیں نا، اب تو اس پر آتے ہیں کہ وہ قانون کیا، وہ سپریم کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، ول اٹ اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف کورٹ؟ میرے خیال میں تو نہیں. دیر آر پیپل ہو ول چیلنج دس. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں پر بیچنا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں نے سنا ہے UAE وانٹس ٹو، یہ خریدنا چاہتے ہیں کچھ ایسے، اور یہ ان اداروں میں لینا چاہتے، پاکستان کے ان کمپنیوں میں لینا چاہتے ہیں جو پہلے سے بہت ہی پروفیٹیبل اور اچھی جا رہی ہیں. ان کو بیچنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو پاکستان بیچنا چاہتا ہے ان کمپنیوں کو جن میں خسارے ہیں، جہاں پر مینجمنٹ ایشوز ہیں، جہاں پر فارن انویسٹمنٹ آ کر ان کو بہتر کرے، PIA ہو گئی، اسٹیل مل ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب OGDC لینا ہے، مری پیٹرولیم لینا ہے، دیز آر دا بیسٹ پرفارمنگ کمپنی. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں، اس میں ایک پیچیدگی یہ ہے کہ یہ ان میں سے کچھ کمپنیاں جو ہیں ابھی حال ہی میں جو ریکوڈک کے جو انویسٹرز تھے ان کو واپس لانے میں اتنی مشکل تھی اور وہ آ گئے ہیں، ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں بھی یہ ہے. ان کی جو اس وقت مارکیٹ ویلیویشن جو ہے وہ ان کی اصلی ویلیویشن سے بہت کم ہے. ایک تو ان کی اپنی جو ویلیویشن ہے وہ بھی اس وقت مارکیٹ چونکہ مندی ہے تو اس کی وجہ سے وہ کم ہو گئی ہے. دوسرا، اگر یہ فیکٹر ان کیا جائے
کہ ریکوڈک میں یہ حصے دار ہو جائیں گے اور ریکوڈک کا ایک دم منظوری ہو جائے تو ان کی شیئرز کی ویلیو تو بہت زیادہ ہے. اب یہ جس طریقے سے بیچنا چاہتے ہیں مجھے تو شک و شکوک ہے. لیکن مفتاح صاحب کا میں انٹرویو سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں اس پہ بائی بیک کلاز بھی رکھیں گے کہ جب اس کو بعد میں ہم خرید لیں ایک سرٹن ایکسٹرا قیمت دے کے لے لیں ان کو، پھر بعد نہیں ایکسٹرا تو ہم ایک چیز سستی دے کر، یہ تو دیکھیں نا یہ کمرشل بینکس کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں جب انہوں نے کمرشل بینک سے اور پیسے بورو کرنے تھے، پہلے اسٹیٹ بینک نے ان کو اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے سستے پیسہ دیا اور بینکوں نے وہ سستا پیسہ لے کر حکومت کو بینک مہنگے ریٹ پر دے دیا. یہ تو الٹے کام کرتے ہیں. یہ حکومت کے جو وہ ہیں اثاثے یا پیسے یہ تو اس طرح اڑائی جا رہے ہیں. یہ میں بتاؤں اس کے اوپر ایک بڑی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ یہ آخر کر کیا رہے ہیں. اچھا اس میں چونکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی رہتی ہے نا، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کور دیا جی کہ کوئی بھی عدالت نوٹس نہیں لے سکتی ہے اس حوالے سے، کیونکہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں بدلتی ہیں، بعد میں پالیسیاں چینج ہو جاتی، تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں بھی غالباً اس لیے رکھی ہیں آرڈیننس کے اندر کہ کوئی وہ صحیح ہے. لیکن میں بتاؤں آپ کو، یہ اگر دیکھیں یہ جو ریکوڈک کا کیس تھا یہ وہاں پر بھی پروو ہو چکا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ ہو، چاہے جہاں بھی اس کی ایگریمنٹ میں لکھا ہو کہ بھئی یہ یہاں کی عدالتیں، اس کو عدالتوں کی جو ریٹ ہے، جو ان کی جورسڈکشن ہے، وہ حکومت یا کوئی سمجھوتا کورٹ سے نہیں لے سکتا. کورٹس تب بھی دیکھیں گے اس کو، ان کو آپ منع نہیں کر سکتے. کورٹس کو آپ نہیں منع کر سکتے ہو اپنی ایگریمنٹ سے کہ آپ اس کو مت دیکھیے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اس وقت اس موقع پر جب پاکستان کی جو کہتے ہیں کہ وی آر آن دا ورج آف ڈیفالٹ ہونے نہیں لگا، لیکن وی آر آن دا ورج آف ڈیفالٹ. آپ سوچئے کون سا فورن انویسٹر آئے گا اگر وہ یہاں پر اپنے ڈالر ڈالے اور وہ پیسے ڈالے اور ان کو پتا ہو کہ ڈیفالٹ کے بعد وہی اثاثوں کی ویلیو کتنی گر جائے گی، تو کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ صرف وہ لوگ آئیں گے جو پاکستان میں چھری پھیرنا چاہتے ہو. دیکھیے میں بتاؤں، دس از نو ٹائم ٹو سیل دس. اس وقت کوئی بھی ایسے ڈیفالٹ کا پہلے تھریٹ نہیں ہے. یہ بھی مفتاح صاحب نے جو بات کی ہے اسٹیٹ بینک گورنر، اور وہ بیٹھ کر ہمیں بتائیں کہ 4 بلین کا گیپ ہے کہ نہیں، اور IMF ہمیں بتائے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا گیپ تھا اور تب بھی انہوں نے کہہ دیا کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگی، ایوری تھنگ از فائن اینڈ ابھی ہم جا رہے ہیں. وہ تو ابھی اس وقت ڈاکیومنٹیشن کے لیے دیر ہو رہی ہے، ڈاکیومنٹیشن کرنی ہے. میں نے ایک اور پروگرام بتائی، یہ آج کل دن ہیں اگست کے ارلی ڈیز میں تعطیلات کے دن ہوتے ہیں IMF میں، لوگ سب چھٹی پہ جاتے ہیں، بورڈ چھٹی پہ جاتا ہے. تب تک یہ ڈاکیومنٹ تیار ہوں گے. جیسے وہ آئیں گے بورڈ چھٹیوں سے واپس، بورڈ ول کنسیڈر آر ریکویسٹ فار ایڈیشنل فنڈز. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک ایسی ایمرجنسی تیار کی جا رہی ہے. یہ جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ وی آر آن ہونے نہیں لگا. ہماری حالت بہت کمزور ہے. میں سراسر کہتا رہا ہوں کہ ہمیں اس سچویشن کو اور مشکل نہیں بنانا چاہیے کہ ہم اسپیکولیٹ. لیکن آپ کی جو اوپینین ہے اس میں کہ اس وقت اتنی تیزی سے آرڈیننس کے ذریعے اس چیز کو بیچنے کی کوئی آپ کو لاجیکل وجہ مت. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.